ये लक्ष्मीकांत की बुक है पॉलिटी की। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे कि जिससे कोचिंग जो लोग नहीं जाते उनको दिक्कत ना हो। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि सारे इम्पोर्टेंट प्री और मेंस के लिए कौन कौन से चैप्टर हैं ऐसे पॉलिटी के जिसको पढ़ना चाहिए। प्री के लिए किस पर ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, और मेंस के लिए किस चैप्टर पर ध्यान देना चाहिए। ओके, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाता हूं आपको, और सब्जेक्ट वाइज आपको गाइडेंस भी इस पर मिल जाएगा। प्री और मेंस दोनों के लिए आपको मिलता है। अभी तो हम लोग मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं। GS1 का लेक्चर जो है वो आपको हिस्ट्री प्लेलिस्ट नाम से मिल जाएगा। GS2 नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें GS2 के लेक्चर मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा। बेसिक से जिनको पहली बार जो जीवन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उनको भी वो समझ में आ जाएगा। IR के प्लेलिस्ट में IR का लेक्चर आपको मिल जाएगा। ओके, पॉलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत की बुक वो थोड़ी सी मोटी है। किस तरह से इसको पढ़ा जाए, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ा जाए, कौन कौन सा चीज़ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार से प्री के लिए कौन कौन से चैप्टर को पढ़ें ताकि कम पढ़ाई में अपना काम निकल जाए। इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे आज। तो देखो, पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत की ना, उससे पहले मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि जिनको भी 68 का मेंस देना है वो तो अभी लक्ष्मीकांत ही पढ़ें, और जो बिहार स्पेशल के लिए पॉलिटी की बुक आती है वही पढ़ें। और जिनको 69 बीपीएससी देना है, पीटी और मेंस जिनको भी देना है, उनके लिए मैंने बोला था कि अभी आप एनसीईआरटी के बुक पर फोकस कीजिए। एनसीईआरटी पॉलिटी का जहाँ से शुरू होता है 6 से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं उतना पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम 9 to 12 तो ज़रूर पढ़िए। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेसिक से आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए कम से कम 9 to 12 तो पढ़िए ही। अगर 6ठी 7वीं से पढ़ते हैं आप तो और भी अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि चीज़ों को आपको समझने में बहुत मदद मिलता है। 12th के पॉलिटी में आपको IR का सेक्शन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बहुत ही अच्छा दिया हुआ है IR का सेक्शन, जो आपको काफ़ी मदद करता है। और आज़ाद भारत की पॉलिटिक्स जो है वहाँ से भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं पॉलिटी के बुक में। फिर है कि लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ा जाए। सबसे पहला चीज़ तो यही आता है, कोई भी बुक जो आपको कोई रिकमेंड करता है, जैसे पिछली लेक्चर में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम का देखा था कि स्पेक्ट्रम के कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहिए, उसका भी आपको 68 69 बीपीएससी गाइडेंस जो है उसमें ये सब वीडियो आपको मिलेंगे, बुक से रिलेटेड वीडियो। एनसीईआरटी कौन सा पढ़ना चाहिए, ओल्ड पढ़ना चाहिए, न्यू पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। तो पिछले लेक्चर में सबसे पहला चीज़ मैंने क्या बताया था आपको कि क्वेश्चन करना सीखिए। कोई बोलता है स्पेक्ट्रम पढ़िए, तो क्या पूछना है, क्यों पढ़ें स्पेक्ट्रम। जैसे मैंने बोला है कि लक्ष्मीकांत अगर पढ़ना है आपको तो सबसे पहला चीज़ क्या आना चाहिए, क्यों पढ़े लक्ष्मीकांत भाई, ऐसा क्या है इसमें, क्या इससे एग्ज़ाम निकल जाएगा क्या हमारा। तो ये मूल सब्जेक्ट होता है, मूल विषय होता है जिस पर बात करना चाहिए। ओके, सबसे पहला चीज़ क्या है कि क्यों पढ़े लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत में देखो, पॉलिटी सब्जेक्ट जो है ना ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो। तो जब लक्ष्मीकांत से आप पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहली बात तो इसकी भाषा बहुत अच्छी है। भाषा साधारण भाषा है जिसमें आपको याद करना बहुत ही आसान होता है। दूसरा क्या है, इसमें फैक्ट्स बहुत सारे हैं। फैक्ट्स जब आपको मिल जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में तो वही पूछा जाता है। इसलिए ये पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक आपको पढ़नी चाहिए। क्या इस बुक में कोई खामियां नहीं है? बिल्कुल है। इस बुक में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। जब आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको वो मिस्टेक दिखाई देगा, बहुत सारी गलतियां आपको पकड़ में आएंगी। बहुत सारे बड़े बड़े 30 मार खान, बहुत बड़े बड़े टीचर, एक्सपीरियंस टीचर, बड़े बड़े कोचिंग वाले बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक नहीं पढ़नी चाहिए। यकीन मानना वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लक्ष्मीकांत की बुक जब आप एक बार पढ़ते हो तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगर आप कोचिंग नहीं जाओगे तो उनकी कमाई नहीं होगी, इसलिए वो लक्ष्मीकांत की बुक रिकमेंड नहीं करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक है पॉलिटी को समझने के लिए बेसिक से। उसके बाद एडवांस लेवल की पॉलिटिक्स अगर आपका ऑप्शनल है तो वो अलग चीज़ है, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस का भी बहुत सारा हिस्सा इसमें कवर हो जाता है। मैंने क्या बोला है, बहुत सारा हिस्सा। यूपीएससी के रिगार्डिंग नहीं, मैं स्टेट पीसीएस के रिगार्डिंग कह रहा हूँ। ओके, बाकी जो मेंस और प्री का एग्ज़ाम होता है, किसी का भी हो, स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, तो पॉलिटी की एक खासियत होती है कि पॉलिटी के जो सवाल होते हैं ना वो किससे रिलेटेड होते हैं बंधुओं, तो करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में कोई पद चर्चा में है, मान लो यूपीएससी चर्चा में है करंट अफेयर में कि यूपीएससी में कौन सा सुधार होना है। जैसे अभी चुनाव आयोग पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है, तो चुनाव आयोग से जुड़े हुए सवाल आपको पीटी में भी देखने को मिल सकता है और मेंस में भी देखने को मिल सकता है। ये पॉलिटी की खासियत होती है। ये तो आजकल हर सब्जेक्ट की ही खासियत बन गई है, हिस्ट्री को छोड़ करके, उसमें तो कुछ करंट होता नहीं है।
तो इसलिए पॉलिटी की जो चीज़ें होती हैं ना, उसको करंट से रिलेट करके हमेशा पढ़िएगा। क्या एनसीईआरटी हमें नहीं पढ़ना चाहिए पॉलिटी का? मैंने पहले ही बताया कि जब आप एनसीईआरटी को एक बार दो बार पढ़ लेते हैं, 2 बार कम से कम पॉलिटिक एनसीईआरटी को, तब जब आप लक्ष्मीकांत की बुक उठाते हैं तो आपको इसको पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है, समझ में आता है चीज़ें आपको, और आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए सबसे पहले बात करते हैं। यूपीएससी के पीटी एग्ज़ाम का बिल्कुल अलग से तैयारी होता है और मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी अलग होती है। मेंस की तैयारी अगर ढंग से करते हैं तो पीटी की तैयारी हो जाती है। पीटी में जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम आपके मूल अधिकार से और फिर डीपीएसपी से, संविधान के निर्माण से, या संविधान की जो मूल भावना है, गवर्नेंस क्या होता है, सरकार किस तरह के होने चाहिए, इन सब चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं। सीमित सरकार होना चाहिए या मूल अधिकार क्या होता है, इनसे जुड़े हुए हर साल सवाल पूछे जाते हैं। मेंस में करंट से रिलेट करके पूछा जाता है, पीटी में भी करंट से रिलेट करके। मेंस के लिए आपको लक्ष्मीकांत काम नहीं आएगा यूपीएससी के लिए उतना, जितना आपको पीटी के लिए काम आएगा। ओके, मैं आगे आके चैप्टर भी आपको दिखा दूंगा। अब बीपीएससी के लेकर हम लोग बात करते हैं, जिसको लेकर मुख्य रूप से हम लोग बातचीत करते हैं। बीपीएससी को लेकर है क्या, बीपीएससी के पीटी में किस तरह के सवाल आते हैं और मेंस में किस तरह के सवाल आते हैं। मेंस का अगर सिलेबस देखेंगे आप लोग तो सिलेबस में ज़्यादा डिफाइन नहीं है पॉलिटी का, लेकिन क्या लिखा हुआ है, भारतीय राज्य व्यवस्था। पॉलिटी नहीं है, क्या पूछा जाता है, गवर्नेंस। गवर्नेंस है आपके में, इंडियन गवर्नेंस है। पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल अलग सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें पॉलिटिकल सिद्धांत होते हैं, गवर्नेंस में उन सिद्धांतों का इम्प्लीकेशन होता है। जबकि पीटी में क्या पूछा जाता है आपसे, पीटी में 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक बिहार स्पेशल है और एक आपको जो जनरल सवाल पूछे जाते हैं। जो जनरल सवाल पूछे जाते हैं वो आर्टिकल के फॉर्म में कुछ ज़्यादा होते हैं, पहले अभी तक तो वही होते थे, लेकिन इस बार से कुछ कुछ बदला भी है। लेकिन जो बिहार स्पेशल की चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको राज्यपाल वगैरह का नाम पूछ लेता है, बिहार स्पेशल से संबंधित कोई आर्टिकल पूछ लेगा, राज्य के विशेषाधिकार से संबंधित चीज़ें पूछ लेगा, या कोई आयोग बना है उससे संबंधित चीज़ें पूछ लेता है। मूल रूप से फैक्ट्स आधारित सवाल पूछे जाते हैं पीटी में, कॉन्सेप्ट आधारित नहीं होता, जबकि यूपीएससी में कॉन्सेप्ट आधारित होता है पीटी में भी। तो मेंस में किस तरह से कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहिए और क्या मेंस के लिए इससे आंसर राइटिंग हो जाएगा अपना, इन सब चीज़ों को लेकर पूरा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। देखिए, मेंस में जो सवाल पूछे जाते हैं, इस बार से शॉर्ट आंसर इंट्रोड्यूस हुआ है। पिछली बार तक मैंने बता दिया था 10 टॉपिक पढ़ के जाना, 10 से 15 उसी सवाल पूछे जाते थे। जब शॉर्ट आंसर उसने कह दिया और सिलेबस में लिखा है इंडियन गवर्नेंस, तब आप संभल जाइए थोड़ा सा, क्योंकि अब गवर्नेंस का मतलब कहाँ से शुरू हो गया, पूरा का पूरा पॉलिटी के सिलेबस में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है। जैसे शॉर्ट में ही आपसे पूछ लेगा कि मूल अधिकारों के संशोधन को लिखिए, मूल अधिकार के संशोधन को लिखिए, मूल अधिकार में किस प्रकार से संशोधन हो सकता है और किस प्रकार से संशोधन नहीं हो सकता है। यह आपसे पूछ सकता है कि संविधान का संशोधन क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए, और किस किस प्रकार से कौन कौन से तरीके के संविधान में संशोधन दिए गए हैं। ये क्या होगा, ये शॉर्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या पूछा जाता था, भारत के बिहार में राज्यपाल की भूमिका पर पहले पूछ लिया जाता था बड़ा, तो बड़े सवाल जब पूछे जाते हैं ना, उसमें बहुत सारा आप लिख सकते थे। शॉर्ट सवाल का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लिखना भले ही कम होता है, लेकिन पढ़ना आपको सारे टॉपिक पढ़कर जाना पड़ेगा। A to Z 1 to से लेकर अंतिम तक जितना भी चैप्टर दिया हुआ है इसमें, वो मैं इंपॉर्टेंट आपको दिखाऊंगा। उसमें से मैक्सिमम चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। अब है क्या, पॉलिटी के सवाल जो पूछे जाते हैं ना, उसमें अधिक नंबर मिलने का और नंबर कम मिलने का, अंक का कम मिलना और ज़्यादा मिलना, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है पॉलिटी में, कि कितना आप चीज़ों को जोड़ना जानते हैं। जोड़ना का मतलब क्या होता है बंधुओं, कि किस प्रकार से पॉलिटी के एक कॉन्सेप्ट को आप दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं, वही मूल चीज़ होता है पॉलिटी का। जैसे अगर पूछा जाता है आपसे कि चुनाव आयोग में सुधारों की बात कीजिए, या चुनाव आयोग जो अभी चर्चा में है उसके विवाद के लिए कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, या उसमें किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि चुनाव आयोग का इम्पोर्टेंस क्या है। आपको ये बताना पड़ेगा कि संविधान में एक प्रहरी के रूप में, एक संविधान के स्तंभ के रूप में भी चुनाव आयोग को दिया गया है। चुनाव आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, ये सब संवैधानिक वैसे बॉडीज़ बनाए गए हैं जिनका स्वायत्त होना बहुत ज़रूरी है। अब चीज़ों को क्या करेंगे, रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से।
जैसे जब जब भी बात आएगा संविधान संशोधन का, तो उसमें संविधान संशोधन में मूल अधिकारों की बात आप जरूर करेंगे कि मूल अधिकारों में संशोधन किस प्रकार से होता है, या संविधान में कौन कौन से ऐसे संशोधन किए गए हैं, या राज्यों की सहमति लेना अनिवार्य होता है या नहीं, कब कब राज्यों की सहमति ली गई है, कब कब राज्यों की सहमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारा आपको रिलेट करके एक आंसर को लिखना होता है। और पॉलिटी के आंसर में कुछ लोग पूछते हैं कि आर्टिकल क्या रटना ज़रूरी है। आप मुझे बताइए, जब आप हिस्ट्री का आंसर लिखते हैं, आप पलासी के युद्ध के बारे में लिखेंगे, लेकिन आप ये लिखेंगे ही नहीं कि 1757 ईस्वी में हुआ था ये, तो आप कैसे उस आंसर को पूरा मान सकते हैं। तो जब आप चुनाव आयोग के बारे में लिखेंगे, आप ये लिखेंगे ही नहीं कि 324 आर्टिकल में चुनाव आयोग का प्रावधान दिया हुआ है। आप ये लिखेंगे ही नहीं कि 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। आप ये लिखेंगे ही नहीं कि आर्टिकल 50 में शक्ति के विभाजन की बात की गई है, जिसमें जुडिशरी का सेक्रेटरी और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है और जो हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, उनके बीच शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, डीपीएसपी के सिद्धांत के तहत है। कि जब आप ये चीज़ लिखेंगे ही नहीं और पूरा आंसर समाप्त कर देंगे, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको कम नंबर मिलेगा। याद करना जरूरी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पता होना चाहिए भाई कि कहाँ से कहाँ तक किन चीज़ों का प्रावधान दिया हुआ है। अब किसी एक बच्चे ने मूल अधिकार के बारे में लिखना शुरू कर दिया गया कि मूल अधिकार हमारे संविधान में दिया हुआ है, उसके बाद से उसके सारे प्रावधान लिख दिए, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि मूल अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। संविधान में आर्टिकल 12 से शुरू हो जाता है और 36 तक है ये। उसके बाद से क्या बोल सकता है 36-35 तक, उसके बाद से बोल सकते हैं मूल अधिकारों में कुछ लिमिटेशन भी लगाए गए हैं। इस आर्टिकल में है 19 का 1 का 2 हो सकता है, वगैरह 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 लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं जिसको जोड़कर आपको आर्टिकल के साथ लिखना पड़ता है, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होता है। अब जैसे आपसे पूछ लिया गया कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में लिखिए, केंद्र राज्य संबंध के बारे में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे। आप सब जो लिखते हैं सामान्य तौर पर कि विधायी संबंध क्या है, वित्तीय संबंध क्या है ना। उसके बाद से और भी कोई संबंध हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को जो आप लिखेंगे, लेकिन आप ये लिखेंगे ही नहीं कि केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक में दिया हुआ है और विधायी संबंध का आर्टिकल कौन कौन सा दिया हुआ है। सुधार के लिए जब आप लिखते हैं तो सुधार के लिए कौन सा आयोग लिखेंगे आप। बहुत सारे आयोग बनाए गए, राजमन्नार से लेकर सरकारिया से लेकर बहुत सारे आयोग बनाए गए हैं जो क्या करते हैं, केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के बारे में बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समेट कर एक छोटा आंसर भी बनेगा। 150 शब्दों में भी इनकी चर्चा आपको करनी पड़ सकती है। इस तरह से पॉलिटी का आंसर लिखा जाता है या पॉलिटी को पढ़ा जाता है। समझ में आ रही होगी बहुत सारी बातें। दूसरी चीज़ है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, प्री को लेकर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और मेंस को लेकर कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से इनको पढ़ना चाहिए। जो आप पॉलिटी की बुक पढ़ेंगे, 6ठा संस्करण होगा आपके पास जो मैंने ये दिखाया है। नया वाला संस्करण क्या आपको लेना चाहिए। नए वाले संस्करण में देखो 2019 के बाद हुआ क्या था ना, मैं बताता हूँ। 2019 में जब आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 वगैरह हटाया गया था, बहुत सारे ओबीसी आयोग वगैरह बनाया गया था, ईडब्ल्यूएस सुधार किया गया था 19 के इलेक्शन से पहले, याद करो। तो उस समय मैंने लिया था 2020 में 6ठा संस्करण मैंने लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है कि कुछ ऐसा चेंज हुआ हो। बहुत सारे चेंज ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते सवाल, उनको उठा के डाल दिया जाता है इसमें। तो वो तो आप PYQ अगर सॉल्व करते तो उसमें भी कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 6ठा संस्करण भी अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप लेटेस्ट लेना चाहें तो आपकी मर्जी है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, है ना। पॉलिटी की बुक खोलेंगे ना आप, तो इसमें ये दिया हुआ है कि UPSC के PT में और UPSC के मेंस में कब कब कितने कितने सवाल दिया हुआ है, ये सब इसमें लिस्ट बना के एनालिसिस करके दिया हुआ है पॉलिटी के बुक में। आज तक आपने नहीं देखा होगा, खोलिए शुरू से ही आपको ये सब अलग अलग चैप्टर पर मिल जाएंगे, अलग अलग पेज पर। ओके, अब शुरू करते हैं कि इसको पढ़ना कहाँ से है और कौन कौन सा टॉपिक आपके PT और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसमें सारे आपको एक्ट मिल जाएंगे। 1773 से लेकर आपको कहाँ तक मिलता है, 1935 के एक्ट तक। इसमें सारा आपको एक जगह मिल जाता है, कौन से सुधार किए गए हैं, सब आपको एक जगह मिल जाएगा। 1947 का आज़ादी का जो एक्ट है वो सब आपको सब इसमें मिल जाएगा। क्या इसको पढ़ना ज़रूरी है। जहाँ तक हम अगर UPSC की बात करें तो UPSC के PT में एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग में हर दूसरे साल पूछे ही जाते हैं, लेकिन BPSC के PT में एक्ट से रिलेटेड सवाल कम पूछे गए हैं। लेकिन मेंस में ये नहीं पूछा जाता है, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि BPSC के मेंस में ये सवाल पूछा गया हो। UPSC का अगर आप BPSC का PT देते हैं, बिहार पब्लिक वाला PT देते हैं, तो उसके लिए इसको पढ़िए ज़रूर।
क्यों? क्योंकि आगे की चीज़ें आपको तब आसानी से समझ में आएंगी। तो पहला चैप्टर आप पीटी के लिए ज़रूर कर लीजिए, इसको पढ़ना है, गारंटेड पढ़ना है। संविधान का निर्माण बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ से सवाल आपके पीटी में बहुत बराबर पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, बिहार पीटी में, बीपीएससी पीटी में। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ से भी हर साल पीटी और मेंस में क्वेश्चन बनता है आपका, पूछा जाता है कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, क्या ये विशेषताएँ हमारे संविधान की ज़रूरत है या ऐसा विशेषता क्यों है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा संविधान है, सर्वाधिक आर्टिकल दिए हुए हैं, विविधता बहुत ज़्यादा है, संघवाद के साथ साथ एकात्मक के भी लक्षण हैं। तो ये सब आप इसमें पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पीटी और मेंस दोनों के लिए। संविधान की प्रस्तावना यूपीएससी पीटी में लगभग में हर साल ही सवाल पूछे जाते हैं इससे, बीपीएससी के पीटी में भी सवाल पूछे जाते हैं इससे, और मेंस में भी इससे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। डिटेल में पढ़िएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संघ एवं इसका क्षेत्र, अगर करंट में कोई चीज़ है तो उससे रिलेट करके पूछा जा सकता है। नहीं तो राज्यों की स्थापना का जो क्रम है, कब कौन सा राज्य स्थापित हुआ है, गुजरात कब स्थापित हुआ, आंध्र प्रदेश कब स्थापित हुआ, पंजाब कब स्थापित हुआ अलग होकर हरियाणा से, हरियाणा कब अलग स्थापित हुआ पंजाब से अलग होकर, उत्तराखंड कब हुआ, मणिपुर कब हुआ, मिजोरम, ये सब आपको क्रम में पता होना चाहिए कहानी के फॉर्म में कि कब कौन सा राज्य अलग हुआ है। पीटी में यहाँ से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नागरिकता से जनरल सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तभी पूछे जाते हैं जब इसका करंट में कोई चर्चा में हो। आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आगे आपको चीज़ें काफ़ी सारी समझ में आती हैं, किस देश में किस प्रकार की नागरिकता है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मूल अधिकार, कोई ऐसा साल नहीं होता जिस बार पीटी और मेंस में इससे जुड़े हुए सवाल ना पूछे जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बैकबोन होता है पॉलिटी का। मूल अधिकार जरूर पढ़िए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि और ख़ास तौर से मूल अधिकारों का अपवाद और ये सब जो अंत के टॉपिक होते हैं ना, यहाँ से यूपीएससी बहुत ज़्यादा सवाल फ्रेम करती है, और आर्टिकल आपको बीपीएससी में भी इसको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। जब एनसीईआरटी पर आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे 69 बीपीएससी सब में, तो उसमें आपको बहुत अच्छे सवाल इसमें से देखने को मिल सकते हैं। और मेंस में, बीपीएससी के मेंस में इससे जुड़े हुए सवाल हर दूसरे साल में पूछे गए हैं मूल अधिकारों के बारे में, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक तैयार कीजिएगा, हर एक वाद को ध्यानपूर्वक तैयार कीजिएगा। अगला है डीपीएसपी, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई डाउट ही नहीं है, सारे इसके पढ़ने हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ने हैं। इससे जुड़े हुए सारे मेंस और पीटी के सवाल को सॉल्व करना है, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मूल कर्तव्य के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, खासतौर से स्वर्ण सिंह समिति और कौन कौन से मूल कर्तव्य हो, कब जोड़ा गया, कब कौन सा संशोधन हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये तो। संविधान का संशोधन बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके आधार पर आप बहुत सारे आंसर में अपने यूज़ करते हैं इसके रेफरेंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, संविधान का संशोधन पता होना चाहिए। आर्टिकल 368 की बात होती है, इसके तहत 2 संशोधन है। एक संशोधन है जिसमें 2/3 बहुमत, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत से कोई भी संविधान में संशोधन हो सकता है ना। और एक होता है आपका कौन सा, 2/3 बहुमत सदन का, संसद का, प्लस क्या है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। जैसे जीएसटी वगैरह जो चीज़ें बनी उसमें राज्यों की सहमति भी आवश्यक थी, इसलिए संशोधन को जरूर पढ़िए, पॉलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। और यहाँ से पीटी में भी सवाल पूछे जाते हैं संशोधन से। संविधान की मूल संरचना बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 3 पेज का चैप्टर है, लेकिन इसमें मूल तो रूप से केशवानंद भारती का जो केस है ना 1773 का, उस पर आधारित ये चैप्टर है। जब आप पूरा ऊपर से पढ़ेंगे ना मूल अधिकार और वो सब, तो आप संविधान की मूल संरचना खुद ही समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। वैसे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अनडिफाइन है, समय और परिस्थिति के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट उसको डिफाइन करती है। सरकार की प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपको क्या पूछा जाता है पीटी में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन सी अध्यक्षीय प्रणाली के गुण दोष हैं और कौन कौन सी संसदीय प्रणाली के गुण दोष हैं। संसदीय प्रणाली अपने देश में चलता है, अध्यक्षीय प्रणाली यूएसए में चलता है, अमेरिका में, जहाँ आप सुनते हैं ना कि किसी देश का राष्ट्रपति प्रमुख होता है तो वो अध्यक्षीय प्रणाली होता है, और प्रधानमंत्री जब मुख्य होते हैं तो वो संसदीय प्रणाली होता है। इसलिए इसको ज़रूर पढ़िए, पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका बेसिक हुआ। इसके बिना संसदीय व्यवस्था आपको समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। संघीय व्यवस्था क्या होता है, संविधान की संघीय विशेषता क्या होती है, एकात्मकता क्या होती है और संघवाद वगैरह क्या होता है, ये सब आपको इसमें मिल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। केंद्र राज्य संबंध, इससे जुड़े हुए सवाल आपके बीपीएससी के पीटी और मेंस में से पूछे जाते हैं। पीटी में आपको इसके बारे में आयोग जो हैं विभिन्न अलग अलग आयोग बनाए गए, पूंछी आयोग हो या सरकारी आयोग हो या राजमन्नार आयोग हो, ये सब आयोगों के बारे में पूछा जाता है, इनके रिपोर्ट के बारे में पूछा जाता है। और इनके रिपोर्ट और इनके आयोगों के बारे में जब आप डिटेल से पढ़ते हैं तो आप आंसर में यूज करते हैं।
आंसर में जो आपको केंद्र राज्य संबंध के सुधार के बारे में पूछा जाता है, आप ये थोड़ा नहीं बोलोगे कि नहीं मेरा मन कर रहा है कि इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से नहीं होता है। आप क्या बोलोगे कि सरकारी आयोग ने ऐसा ऐसा बोला था, ऐसा ऐसा सुधार करना चाहिए। इंटर स्टेट रिलेशंस इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। खासतौर से अंतर्राज्यीय जल विवाद और अंतर्राज्यीय परिषद, इसको पढ़ के आप समाप्त कर सकते हैं इस चैप्टर को, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ, यूपीएससी के मेंस में से जुड़े हुए सवाल अलग अलग पूछे जाते हैं, लेकिन बीपीएससी को लेकर ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है। करंट अफेयर में कोई चीज़ चर्चा में है तो सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आपातकालीन प्रावधान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है। 356 है एक राष्ट्रपति शासन, 352 है राष्ट्रीय आपातकाल और 360 है आपका वित्तीय आपातकाल। बस पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब बात रहा कि कब इसमें कौन कौन से लगाए गए हैं, कब संशोधन किया गया, मूल अधिकार का कब इसमें निलोपन हो जाता है और कब मूल अधिकार बहाली रहती है, बस वही है। और कुछ आर्टिकल हैं किसके आधार पर 356 लगता है, किसके आधार पर 352 लगता है। मुश्किल से घंटे भर का ये टॉपिक नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल बस हुआ बना हुआ है। इससे जुड़े हुए सवाल आपको पीटी में अधिकांश पूछे जाते हैं, मेंस में कभी कभार पूछ ले तो बहुत बड़ी चीज़ है। राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, कार्यप्रणाली पता होना चाहिए, किस प्रकार से काम करते हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में फैक्ट पढ़ लीजिएगा क्योंकि पीटी में ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इससे मेंस में कम सवाल पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री से जुड़े हुए सवाल आपको पीटी मेंस दोनों मिल सकता है। आर्टिकल पर मुख्य रूप से फोकस रखें, कार्यप्रणाली कैसे क्या काम करते हैं। देखिए जब आप राष्ट्रपति को पढ़ेंगे ना तो प्राइम मिनिस्टर से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। अब मंत्रिपरिषद किसके सलाह कौन होता है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है ना। तो यही आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ पर। तो ये रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से पूरी रिलेटेड होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इनसे जुड़े हुए सवाल जो हैं वो आपको मेंस में भी पीटी में भी देखने को मिल सकता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं आप पढ़ने के लिए, क्योंकि बेसिक्स का निर्माण होता है इन सब चैप्टरों के पढ़ने से। न्यूज़ और करंट अफेयर की चीज़ें आपको काफ़ी सारी समझ में आती हैं। मंत्रिमंडलीय समितियां एक बार देख जरूर लीजिए, वैसे उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। पार्लियामेंट, संसद, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से पीटी और मेंस हर साल सवाल लगभग में बनाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी समितियां आपको देखने को मिलेगी। सदन पर किस प्रकार काम करता है, कब सदन का निलोपन होता है, कब सत्र अवसान होता है, कब आपका जो सेशन किस प्रकार से चलता है, कब आपका अध्यादेश पारित कौन करता है, और बहुत सारे जो आर्टिकल हैं वो भी आपको इसमें मिलते हैं। जैसे आर्टिकल 103 हो या 108 हो, बहुत सारे आर्टिकल आपको इससे मिलते हैं। लाभ के पद से जुड़े हुए सवाल जो पूछे गए हों तो सब संसद से ही सवाल पूछा गया था, या संसदीय विशेषाधिकार होता है। परिसीमन आयोग के बारे में आप पढ़ेंगे, वो सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसी में आपको मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर पढ़िए, किस प्रकार से काम होता है, कब कौन से जो विधेयक है उसका विलोपन हो जाता है, कौन से सदन समाप्त होती है तो किस सदन का विलोपन हो जाता है, किस विधेयक का, ये सब आपको इसी में मिलेगा। बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, बजट निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है। यूपीएससी ने पीटी में पूछ लिया कि बजट में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो उसमें FRBM एक्ट का था, उसका आंसर 2021 का क्वेश्चन है। तो खैर ये सब चीज़ें आपको इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा डिटेल में, इसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संसद के विशेषाधिकार यहाँ पर देख सकते हैं आप। संसदीय समितियाँ ये भी पढ़िएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छा है ये। और ख़ासतौर से इस बार जैसे JPC चर्चा में थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो अभी चर्चा में थी, या इसमें से आपको लोक लेखा समिति या फिर आपको प्राक्कलन समिति, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा इसको। संसदीय मंच, इसको आप स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संसदीय समूह, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय, अब आपका सुप्रीम कोर्ट शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट जहाँ से शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका कैग आ जाएंगे, उसके बाद कैग के बाद फिर आपका राज्य का आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा विशेष अधिकार है, कौन कौन सा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है, अभिलेख न्यायालय क्या होता है, आर्टिकल अलग अलग क्या होते हैं, आर्टिकल 141 क्या है, ये सब चीज़ों को आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। ये पीटी और मेंस दोनों में से जुड़े हुए सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। खासतौर से क्या पूछा जाता है, नियुक्ति कैसे होती है और निलंबन कैसे होता है जजों का, कितना कार्यकाल होता है, ये सब चीज़ें फैक्ट पीटी में पूछी जाएंगी। इनसे जुड़े हुए सुधार की चीज़ें आपको मेंस में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़िएगा उच्चतम न्यायालय को। और उच्चतम न्यायालय जब आप पढ़ेंगे तो आपका हाई कोर्ट जो है वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, कुछ आर्टिकल को छोड़कर। कुछ काम अलग हैं हाई कोर्ट के, बाकी सारे सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट जैसा ही है, आर्टिकल बस आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। न्यायिक समीक्षा, जुडिशल रिव्यू,
इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये करंट अफेयर और बाकी चीज़ों को समझने में बहुत मदद करता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, GS2 के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। न्यायिक सक्रियता, इसको पढ़ सकते हैं, मेंस का विशुद्ध रूप से टॉपिक है, यहाँ से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। जनहित याचिका, इसके बारे में इतिहास ज़रूर पढ़ लिएगा, कब से कैसे शुरू हुआ, क्योंकि वो जो स्टेट PCS वाले हैं ना, उनका फेवरेट टॉपिक होता है कि PIL पहली बार कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, किस केस में लाया गया, किस ईस्वी में लाया गया, इसलिए इसको एक बार देख सकते हैं। अब यहाँ से राज्य सरकार शुरू हो गया। जब आप प्रेसिडेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो गवर्नर में आपको बहुत सारी चीज़ों को अंदाज़ा पहले ही लग जाएगा। हाँ, गवर्नर के कुछ विवेकाधिकार अधिक होते हैं जो प्रेसिडेंट के पास नहीं होते हैं, और प्रेसिडेंट के कुछ विशेष अधिकार होते हैं जो गवर्नर के पास नहीं होते हैं। बस उन्हीं चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बाकी तो डिट्टो सेम टू सेम आपको मिलेगा। जो गवर्नर का यहाँ पर काम होता है वही प्रेसिडेंट का काम होता है। कुछ चीज़ों को छोड़कर वही कुछ चीज़ आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे गवर्नर कुछ जो राज्य के कानून होते हैं उनको पारित करने के प्रेसिडेंट को भेज सकता है, प्रेसिडेंट उस कानून को मना ही कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा भी मना कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गवर्नर कब कैसे किसको सरकार बनाने के लिए बुलाता है, ये विवेकाधिकार होता है गवर्नर का। तो ये सब डिफरेंस होते हैं छोटे छोटे, जो आप पढ़ के पता कर सकते हैं। मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जब आप ढंग से पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री में बहुत कम चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, कंप्लीट हो जाएगा। एक बार बस एक नज़र मारना होता है। और स्टेट PCS वाले गंदे जो होते हैं वो आर्टिकल इस पर बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो इसको ज़रूर देखेगा। राज्य मंत्रिपरिषद, अगर आपने ऊपर वाला कैबिनेट मंत्रिपरिषद पढ़ लिया केंद्र सरकार का, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, इतना बेकार होता है। राज्य विधानमंडल, अगर आपने लोकसभा को ढंग से पढ़ लिया तो राज्य विधानमंडल को आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, आर्टिकल को आप देख लीजिए, बाकी सेम टू सेम जैसे लोकसभा काम करती है वैसे ही राज्य विधानमंडल होता है। हाँ, जहाँ विधान परिषद होता है वो भी नाम पर मात्र का ही होता है, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई डिफरेंस खास तौर से होता नहीं है। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो अलग होंगे, बस उसी को आपको पढ़ना है, उसी पर फोकस रहना है और आपका कंप्लीट हो जाएगा। कम पढ़ाई में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाई कोर्ट, जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट की बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ, आर्टिकल 226 के मामले में थोड़ा सा इसको अधिकार अधिक दिया गया है रिटों को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा अधिक अधिकार है। और केंद्र राज्य संबंधी या राज्य के विवाद जो है वो हाई कोर्ट नहीं देखता है, वो विशेषाधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस डिफरेंस को पढ़ लेना है, आपका काम हो जाएगा। क्या ट्रिब्यूनल्स को पढ़ना है? अगर करंट अफेयर चर्चा में है तो पढ़ लीजिए, वरना कोई खास नहीं पढ़ना है। अधीनस्थ न्यायालय से जुड़े हुए प्रावधान जो है वो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन राज्य के जो PCS के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें थोड़े बहुत सवाल कभी कभार पूछे गए हैं, आर्टिकल कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PT एग्जामिनेशन। PT एग्जाम में यहाँ से जुड़े हुए सवाल आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासतौर से 371 आर्टिकल में जो अलग अलग प्रावधान किया हुआ है, 371A, 371B, 371E, 371J, बहुत ही लंबा है। अलग अलग राज्यों के, नागालैंड के लिए क्या है, आंध्र प्रदेश के लिए क्या है, महाराष्ट्र के लिए क्या है, गुजरात के लिए क्या है, ये सब प्रावधान आपको इसमें PT के लिए पढ़ लीजिए, क्योंकि इनसे जुड़े हुए आर्टिकल ही मुख्यतया पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, PT एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोकल गवर्नेंस, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट PCS के PT और मेंस के लिए। UPSC PT में तो इससे तभी सवाल पूछा जाता है जब कोई चर्चा में हो, जैसे पूसा एक्ट वगैरह जो चर्चा में रहता है तो उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, वरना पंचायती राज से जुड़े हुए सवाल UPSC PT में कम पूछे जाते हैं। मेंस में करंट की चीज़ें पूछे जा सकती हैं। BPSC में आपको PT और मेंस दोनों में इससे जुड़े हुए सवाल मिल सकते हैं। PT में आपको आर्टिकल पूछ सकता है, कोई नया प्रावधान आया है, करंट आया है तो वो उससे जुड़े हुए सवाल पूछ सकता है। मेंस में आपको इससे जुड़े हुए सवाल आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप बिहार BPSC के लिए जा रहे हैं तो बिहार स्पेशल भी इसमें पढ़ के जाइए। इससे जुड़े हुए योजनाएं, इससे जुड़े हुए सुधार क्या क्या किए गए हैं, ये सब आप पढ़ के जाइए, और इससे जुड़े हुए आर्टिकल तो ज़रूर पढ़ के जाइए और उसको एग्जाम में लिख कर आना है जब पूछा जाए तो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके लिए। नगर निगम भी एक बार ध्यान जरूर रखिएगा। अगर करंट में कोई चर्चा में है तो इससे जुड़े हुए सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल तो पूछे ही जाते हैं PT एग्जाम में, इसलिए इसको ज़रूर पढ़िए। इन दोनों में इंपॉर्टेंट पंचायती राज वाला थोड़ा सा ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, यहाँ पर अगर कुछ सुधार होता है तो वहाँ से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल आपके PT एग्जामिनेशन में अधिकतर बनाए जाते हैं। ओके, संवैधानिक निकाय, देखिए ये वैसा चैप्टर है ना जहाँ से PT में अधिकांश सवाल बनाए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि UPSC के जो अध्यक्ष हैं उनको कैसे हटाया जाता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि उनको जो है वो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, नहीं। आज जाइए
और देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जाता है। उनके हटाने का प्रावधान बाकी सारे संवैधानिक बॉडी से थोड़ा सा अलग है ना। चलिए आप इस पर वापस आते हैं। निर्वाचन आयोग, पीटी और मेंस दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोक सेवा आयोग, ये पीटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में इससे जुड़े हुए सवाल कम पूछे गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग पीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इससे जुड़े हुए आर्टिकल खूब पूछे जाते हैं। और आर्टिकल और इसकी कार्यप्रणाली, कौन कैसे निष्कासित होता है, कौन किसको बहाली करता है, कौन किसको अपना त्यागपत्र दे सकता है, ये सब। वित्त आयोग, इससे जुड़े हुए सवाल पीटी में खूब पूछे जाते हैं, और अगर आया है तो मेंस में इसके चीज़ों को रेफरेंस को यूज़ करके आप आंसर राइटिंग करते हैं। तो इसलिए वित्त आयोग भी जरूर पढ़िएगा, छोटा सा टॉपिक है। और वस्तु सेवा कर परिषद नॉट इम्पॉर्टेंट। अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग एक बार बस देख लीजिएगा, ओबीसी आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, इनको बस देख के जाइएगा। इनसे जुड़े हुए सवाल पूछने की संभावना कम होती है, आर्टिकल हो तो ज़रूर पूछ ले सकता है। ओके। अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए आयोग भी है, उसको बस देख के जाइए, अगर उससे जुड़े हुए सवाल पूछता है तो आप कर सकते हैं। पीटी में अधिकांशतः पूछा जाएगा। कैग है, कैग के बारे में पीटी में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। मेंस में अगर ये चर्चा में है तो इनकी भूमिका के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि कैग की क्या भूमिका होती है भारत में वित्तीय लेखा के परीक्षण में, तो इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। महान्यायवादी पीटी के लिए बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। महाधिवक्ता भी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। नीति आयोग नहीं पूछता है जल्दी। इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कार्यप्रणाली एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि संशोधन हुआ था पिछले साल ही, इसमें संशोधन हुआ है, तो इसमें कैसे क्या इसका स्ट्रक्चर होता है वो जरूर पढ़िए, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। आर्टिकल जरूर, आर्टिकल नहीं है, संवैधानिक है ही नहीं है, तो वैधानिक आयोग है, तो इसके कार्यप्रणाली के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, कैसे क्या काम करती है। राज्य मानवाधिकारों जो एक को जब पढ़ेंगे तो दूसरा अपने आप कंप्लीट हो जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग नहीं पढ़ना है, राज्य सूचना आयोग नहीं पढ़ना है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इन सब के बारे में आपको इथिक्स में, तो इथिक्स में पढ़ना है। जो यूपीएससी मेंस होता है उसमें विजिलेंस वगैरह के बारे में पूछे गए हैं सवाल। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जब आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए चीज़ों को आप लिखते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे राष्ट्र लेवल पर प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं, राज्य लेवल पर सीएम होता है, जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होता है इसका चेयरमैन, और किस प्रकार से ऊपर से नीचे काम करता है। 2010 में इसको बनाया गया है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़िए। मेंस में इससे जुड़े हुए सवाल आपको बहुत काम आएंगे, और इसको रेफरेंस देकर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सहकारी समितियां एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये आपको मेंस में काम देगा। राजभाषा नॉट इम्पोर्टेंट, लोक सेवाएं ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपके लिए आ जाइए राजनीतिक गतिशीलता। मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक गतिशीलता से जुड़े हुए सवाल आपके मेंस एग्जामिनेशन में भर भर के पूछा गया है। जैसे राजनीतिक दलों की कैसे क्या कार्यप्रणाली होती है, बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके मेंस में। निर्वाचन कैसे होता है, इस पर सवाल पूछे गए हैं आपके मेंस में। चुनाव का कानून क्या है, इसमें मुख्य रूप से 50 और 51 का जो एक्ट है उसको जरूर पढ़िए, जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है, क्योंकि वहाँ से जुड़े हुए सवाल खूब सारे पूछे गए हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन, बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में। चुनाव सुधार को जरूर पढ़िए, इसके रेफरेंस को लेकर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको ज़रूर काम आएगा। ओके, तो ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद से आप इस पर आ जाइए, दल परिवर्तन कानून, इसको पढ़ना है। और फिर आपका सबसे अंतिम हो जाएगा दबाव समूह, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 1-2 सवाल पूछे गए हैं मेंस एग्जामिनेशन में। पूरा मैंने बुक का रिव्यू करके बता दिया कौन सा कैसा पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। अब क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है बंधु, आप सभी को पता ही होगा, जो मैं बराबर बोलता हूँ कि क्या होता है, पढ़ना किसको है, वो है आपको पढ़ना। एग्ज़ाम किसको पास करना है, आपको। लक्ष्मीकांत की बुक देखने में मोटी है, यकीन मानिए पढ़ने जब आप बैठेंगे ना तो इतना आसान लगेगा आपको पढ़ने में, बहुत ही आसान बुक है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और PYQ, पीटी को लेकर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर इसको देखते जाइएगा। जब कोई चैप्टर जैसे पढ़ लिया, जैसे संसद पढ़ लिया, तो संसद जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के कानून पीटी और मेंस को देख लीजिए, जिससे आपको मदद मिलेगी। एनसीईआरटी पहले पढ़ना चाहिए, पहले इसको पढ़ना चाहिए, तो पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। इतना डिटेल में मैं इसलिए गाइड कर रहा हूँ ताकि आप घर बैठे बैठे आपको ये ना महसूस हो कि मैं कोचिंग नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ,
और मुझे दिक्कत आती है चीज़ों को समझने में। बाकी मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ रहता है लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं निस्संदेह समय मिलते ही आपकी मदद ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।